प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 के लिए और हिंदी का यह प्रश्न पत्र आपके सामने है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको किसी तरह की पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखना है कि इसमें समय कितना लगेगा। समय लगेगा भाई 3 घंटा 15 मिनट। और ये कुछ एक सामान्य निर्देश भी दे रखे हैं, ये भी हमें पढ़ने चाहिए। सामान्य निर्देश हैं परीक्षार्थियों के लिए। सामान्य निर्देश हैं, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, आपको रोल नंबर सबसे पहले लिखना है। उसके बाद सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जिस किसी में आपको अथवा में दे रखे हैं वहीं आपको 2 में से 1 करना होगा, बाकी सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जो उत्तर पुस्तिका आपको दी गई है उसी में वह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के प्रश्न भी उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। अर्थात एक प्रश्न में कई बार जैसे 1, 2, 3 छोटे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उनको आपने एक साथ उनके उत्तर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो कहाँ लिख दिया और के कहाँ जाकर लिख दिया, तो जो कॉपी चेक करता है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्रमांक जरूर लिखना है भाई, ये कौन सा प्रश्न है, अथवा वरना तो फिर पता कैसे चलेगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20 और 22 और 23 इनके आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं, आपको अथवा में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। खंड अ। खंड अ में क्या दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अपठित गद्यांश को पढ़ना है और जो भी सबसे पहले ये आपको गद्यांश पूरी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि देखें ये विकल्प में दे रखे हैं प्रश्न। ये आपके तभी सही होंगे जब आप ये अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप ये जो प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। देखो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक है, 1 अंक का है तो आपका आसानी से 1 अंक मिल जाएगा। दूसरा दे रखा है काव्यांश, अपठित काव्यांश को पढ़ना है। ये काव्यांश आपको पढ़ना होगा अच्छी तरह से। ये अपठित अर्थात आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो वाला आएगा। वो पढ़ने के बाद आपको अर्थात आपकी किताब में से नहीं आएगा, जो आपकी क्षितिज जो पुस्तक है उसमें से नहीं आएगा, बाहर से आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा और समझने के बाद इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखिए ये विकल्प दे रखे हैं अच्छी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये वो प्रश्न हैं जो आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इनमें से प्रश्न आएंगे। बिल्कुल आसान है। आपने वीडियो देख रखी होंगी, सारी की सारी अच्छी तरह से देख लेना, कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने हैं। तो प्यारे बच्चों सिर्फ 20 शब्दों में, ऐसा नहीं कि इनको आप लिखने ही बैठ जाओ। उत्तर तो है छोटा सा और बड़ा सारा लिखने बैठ जाओ। देखो ये 1-1 अंक का ही है, चाहे आप कितना भी बड़ा लिखो आपको मिलेगा 1 ही अंक, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए 20 शब्दों में बोला है, अर्थात 1 पंक्ति का ही उत्तर है ये। तो 1 या 2 पंक्तियों के अंदर इसका उत्तर आपको देना है। बिल्कुल आसान है। देखो व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए, तत्पुरुष समास, ये सब मुहावरे मैं अभी आपको करवाऊंगी। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी मुहावरे दे रखे हैं उन सब की मैं अलग से वीडियो बनाकर भेजूंगी। आगे देखें लोकोक्तियाँ भी आएंगी। उसके बाद जो आपका जीवन परिचय दे रखा है, इनकी जितने भी आपके लेखक हैं और कवि हैं उनका जीवन परिचय, उनकी वीडियो भी आपके सामने कुछ दिन बाद ही आ जाएगी। इसके बाद ये छोटे प्रश्न देखो कितने हैं, 10 प्रश्न होने चाहिए, 10, 11, 12 प्रश्न हैं। तो बिल्कुल 1-1, 2-2 पंक्ति में आपको इनके उत्तर देने हैं, ध्यान में रखना है। आगे देखें, अगला है प्रश्न खंड ब। अब आ गया है खंड ब। आप अच्छी तरह से कॉपी के अंदर लिखेंगे, थोड़ा बड़ा खंड ब।
खंड ब स्टार्ट शुरू हो जाएगा, तो इसके पूरे प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। 45 शब्द अर्थात 4 या 5 पंक्तियों में आपका ये उत्तर करना होगा आपको। 4-5 पंक्तियों में बिल्कुल आसान से प्रश्न आएंगे। देखें, ये सब आपकी बिल्कुल आपको ये सब करवाया हुआ है, कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है ये प्रश्न। देखो अच्छी तरह से इन्हें एक एक प्रश्न को पढ़कर एक एक प्रश्न का उत्तर लिखते जाना है। ये देखें, ये ज़रूर लिखने हैं भाई, जैसे प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 11 है, ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो या तो आप ये प्रश्न संख्या लिख लें और उसकी 2-3 पंक्तियां छोड़ दें, उसके बाद अगला शुरू कर दें। या फिर अगर आप इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर लिखेंगे खंड ब का प्रश्न संख्या 10। ये ज़रूर आपको लिखना होगा, ध्यान में रखना है। खंड ब का प्रश्न संख्या 10 का उत्तर या 11 का उत्तर अगर आप बाद में देना चाहते हैं, तो खंड ब प्रश्न 11 या प्रश्न 12, जो भी जिसका भी आप उत्तर देना चाहते हैं। आगे देखें, ये प्रश्न है 16, कहाँ से लेकर देखें, प्रश्न संख्या 3 अति लघुतरात्मक है, आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से देख लेना। ये तो हो चुका है आपका। अगला प्रश्न था, मैं ये करवा रही थी, प्रश्न संख्या 4 से 16, ये आपको करने हैं। अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द ही लिखनी है, यानी 4 पंक्तियों के आपका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। ये 16 प्रश्न करने के बाद खंड स में आ चुके हैं अपने। अब क्या करना है, इसकी पठित निम्नलिखित पठित गद्यांश, पठित अर्थात जो आपने पढ़ लिया है, पढ़ चुके हो, जिसे आप, ये क्षितिज में से आएगा, इसमें अथवा आ रखा है। अथवा अर्थात या तो आप इसे करो और या फिर इसे कर दो, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना है। आपको क्या करना है, सप्रसंग इसकी व्याख्या लिखनी है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये कौन से पाठ में से लिया गया है। चाहे तो आप ये पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप ये, तो ये भी पढ़ सकते हैं। देखें, ये मन्नू भंडारी का जो पाठ है उसमें से लिया गया है। तो आप अच्छी तरह से इसकी सप्रसंग व्याख्या किस तरह से, पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या लिखनी है, जो कि आपको कक्षा में बताया जा चुका है किस तरह से लिखनी है। ध्यान में रखना है कि जो प्रसंग है वो है 1 अंक का, और जो व्याख्या है वो है 2 अंक की, यानी कि ये पूरा 3 अंक का है। अच्छी तरह से ध्यान लिखना। अगर आप प्रसंग नहीं लिख कर आओगे, मान लो आपने ये नहीं लिखा, केवल ये लिखा, तो आपको 2 ही अंक मिलेंगे। और यदि आपने व्याख्या नहीं लिखी, केवल प्रसंग लिखा है, तो आपको 1 ही अंक मिलेगा। तो आपको पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है। आगे है निम्नलिखित पद्यांश की, पठित पद्यांश की, जो आपने पढ़ा हुआ है, अर्थात आपका जो पद्य भाग दे रखा है उसमें से एक व्याख्या आपको करनी है। तो ये अच्छी तरह से ये देखें, ये देव पाठ में से लिया गया है, कविता में से, काव्यखंड में से, और ये उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य से लिया गया है। तो अच्छी तरह से आपको ये करवाए हुए हैं, सभी की वीडियो आपको पहले से ही भेजी गई है, इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि केवल प्रश्न ही आएंगे, केवल प्रश्न नहीं आएंगे, आपको सभी पूरी जो किताब है वो अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। देखें, इससे पहले ये आया है सप्रसंग गद्यांश आ गया, उसके बाद ये पद्यांश आ गए, आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी 1+2 यानी कि 3 अंक का है, प्रसंग 1 अंक का और व्याख्या 2 अंक की। आगे देखें, प्रश्न संख्या 19, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। ये अथवा में दे रखा है, या फिर आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो आप अच्छी तरह से इन 2 में से कोई एक करना होगा, चाहे तो ये करो चाहे ये करो, ठीक है।
तो कोई एक प्रश्न आपको करना होगा जो कि कितने अंक का है, 3 अंक का है, तो ये थोड़ा सा आप बड़ा लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20। ये एक प्रश्न दे रखा है, उसके अथवा में अगला प्रश्न दे रखा है, तो चाहे आप ये करें चाहे ये करें, तो ये भी 3 अंक का है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। कोई भी पूरे आप ये सोचें कि इस पाठ में से तो प्रश्न एक छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ऐसा नहीं है। पूरी पुस्तक में से कहीं पर आपको बड़ा प्रश्न मिलेगा एक पाठ में से और कहीं पर छोटा प्रश्न मिलेगा, तो इसलिए पूरी की पूरी पुस्तक आपको याद करनी चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये सबसे अच्छी बात है बच्चों आपके लिए कि जैसे ये निबंध दे रखा है मातृभाषा और उसका महत्व, तो सबसे पहले इन्होंने ये दे रखे हैं भाई, आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखना है। मातृभाषा का अर्थ और परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान, उसके बाद मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, उसके बाद उपसंहार। ये 4 को ही आपने इनकी व्याख्या लिखनी है। इसी तरह से मेरे प्रिय नेता पर लिखें, चाहे आप मेरी अविस्मरणीय यात्रा पर लिखें। एक और भी अगर दिया होगा तो देख लेते हैं, दे रखा है 4 आपको विकल्प में दे रखे हैं, तो इन चारों में से आपको कोई एक करना है। चाहे तो आप ये करें, चाहे ये करें, चाहे ये या फिर ये, तो 4 में से कोई एक ही एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोकनगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है, या फिर आपको अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तुस्थिति से अवगत करवाना है। तो ये 4 अंक की है, अच्छी तरह से आपको लिखना है। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, जो आपका मन करता है। इन दोनों में से अथवा दे रखा है, कोई एक लिखना है। आगे देखें फिर से इन दोनों में से प्रश्न संख्या 23। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो विज्ञापन की वीडियो भी मैं आपको भेज चुकी हूँ, ये भी आप करके देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रत्येक विषय की आपको वीडियो भेजी जा चुकी है, आप अच्छी तरह से इसे समझकर अपने पेपर को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। तो फिर तैयार है ना आप सभी? तो मेरा स्नेह आशीष आप सभी को खूब खूब ढेरों आशीर्वाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।